नमस्कार, खास मुलाकात देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। राजस्थान विधानसभा चुनावों का रण सज चुका है, बाजियां सजकर तैयार हो चुकी है। जीत हार के दावों की सच्चाई तलाशने के लिए फर्स्ट इंडिया राजस्थान भर में अपने कार्य को लेकर पहुंचा है और इसी बीच आज हम आप पहुंचे हैं भरतपुर विधानसभा के डीग कुम्हेर विधानसभा क्षेत्र में। भरतपुर संभाग का जिक्र होते ही जिनका नाम सबसे पहले सामने आता है, क्योंकि भरतपुर और संभाग, भरतपुर के साथ जब संभाग का जिक्र होता है तो अपने आप स्वर्गीय दिगंबर सिंह जी का नाम सभी के जहन में आता है। लेकिन उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने का जिम्मा भारतीय जनता पार्टी की ओर से डीग कुम्हेर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर शैलेश सिंह को इस बार दिया गया है। खास मुलाकात में आज उन्हीं के साथ में हमारी बातचीत होगी और वो क्योंकि एक ऐसी शख्सियत है जो कि युवाओं के साथ जुड़े हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत रहे हैं, कई अपनी प्राथमिकताओं को लेकर इस बार चुनावों में जनता के समर्थन के लिए पहुंच रहे हैं और अपार समर्थन मिल भी रहा है। सबसे पहले स्वागत है डॉक्टर शैलेश सिंह जी। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया के जरिए बहुत बहुत स्वागत मैं आपका करती हूँ खास मुलाकात में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिम्मेदारियां और प्राथमिकताएं, जब दो चीजों का जब जिक्र होता है और मिश्रण होता है, खासतौर पर आपके साथ जिनका नाम जुड़ता है दिगंबर सिंह जी, जो अपने आप में बहुत बड़ी पहचान रखते हैं, भरतपुर के साथ जब संभाग जुड़ा तो कहीं ना कहीं उनके इतने बड़े योगदान को याद किया जा रहा है और वो जिम्मेदारी आप पर डबल होकर पार्टी ने अब विश्वास के साथ जताया है। सबसे पहले उनके विकास के कार्यों को आगे ले जाना, उस पर संकल्प आपने लिया, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने फिर से मेरे ऊपर भरोसा जताया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछली बार जो 2018 का विधानसभा चुनाव हुआ, उससे कुछ टाइम पहले ही मेरे पिताजी भगवान को प्यारे हुए थे और उसके बाद मेरी कोई बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं थी। मैं राजनीति में हस्तक्षेप उस समय तक नहीं रखता था। बहुत कम तैयारी के साथ मैंने पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था। ज़्यादा लोगों से, कार्यकर्ताओं से भी वाकिफ़ नहीं था और क्षेत्र की समस्याओं से भी वाकिफ़ नहीं था। बावजूद उसके जनता का बहुत प्यार मिला और मात्र 8,000 वोटों से मैं पीछे पिछले चुनाव में रहा था और उसके बाद मैं लगातार पूरे क्षेत्र में सक्रिय रहा हूँ। अपने क्षेत्र के हर व्यक्ति के सुख में दुख में शामिल होने का मेरा प्रयास रहा है और निश्चित तौर पर मेरे पिताजी के द्वारा जो कराए गए कार्य हैं उनको लोग अभी तक उन लोगों के दिल में वो वास करते हैं। और भरतपुर चाहे संभाग बनाया हो और जिस जगह आज हम बैठे हैं वहाँ तो इतनी बड़ी सौगात, बेलारा में आज हम बैठे हैं तो बेलारा में तो कुम्हेर में इतनी बड़ी सौगात, ब्रज यूनिवर्सिटी जो मेरे पिताजी की ही देन थी, जो यहाँ आज बनकर तैयार है। 2013 के बाद हमारी विधानसभा क्षेत्र बिल्कुल अछूते की तरह है। अभी तक किसी तरह का कोई विकास विधानसभा के अंदर नहीं हुआ है। तो इन सब मुद्दों को लेकर हम विधानसभा चुनाव में उतरे हैं, प्रचार प्रसार में उतरे हैं और बहुत ही, मैं कह सकता हूं कि इतना अपार समर्थन और जनसैलाब देखने को मिल रहा है इस बार कि निश्चित तौर पर लग रहा है कि इस बार डीग कुम्हेर में परिवर्तन होगा। शैलेश जी, मेरा अगला सवाल वही था आपसे, क्योंकि डीग कुम्हेर क्षेत्र में प्रवेश करने के साथ ही हर जुबान पर, खासतौर पर युवाओं की जुबान पर आपका नाम था। लग रहा था कि किसी ऐसी शख्सियत की छाप उन पर है जो चाहती हैं वो कि परिवर्तन भी आए और साथ ही जो मंशाएं हैं जिनको आप बता रहे हैं या फिर जो उनकी प्राथमिकताओं को आप बता रहे हैं वो पूरी हो पाए। लेकिन सबसे बड़ी बात, इतने कम समय में, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आपने होमवर्क पूरे 5 साल किया, युवाओं में खास तौर पर जो छाप आपकी है, क्या सबसे बड़ा कारण उसका मान? देखिए, सबसे बड़ा कारण तो यह है कि मैं खुद युवा हूँ, तो मेरे साथ युवा बड़ी इजीली कनेक्ट कर लेता है, अपनी बात को मेरे साथ रख सकता है। मेरे साथ एक बड़े भाई छोटे भाई वाला रिश्ता हमारे युवा का रहता है और निश्चित तौर पर अपने मन की बात वो मेरे से कर सकता है। और दूसरे जो नेता हैं उनसे तो युवा तो क्या, हमारे बुजुर्ग तक अपने मन की बात तो दूर की बात है, अपनी बात रखने में ही बड़ी समस्या उनको आती है। तो युवा का कनेक्ट तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मेरे साथ में है। अच्छा शैलेश जी, ये बताइए, क्योंकि हर चुनावों में मुद्दा होता है, पार्टी के अलग मुद्दे होते हैं, प्रतिनिधियों के अलग मुद्दे होते हैं, लेकिन स्थानीय प्रतिनिधियों का जब जिक्र होता है तो हर एक घर का मुद्दा होता है, हर एक घर का परिवार, हर परिवार चाहता है कि उनकी समस्याओं को सुलझाया जाए। लेकिन डीग कुम्हेर विधानसभा क्षेत्र के वो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपने सबसे पहले पाए? कौन सी ऐसी ज्वलंत समस्या है इस क्षेत्र? देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या है जो मेरे को लगता है अभी हमारे क्षेत्र की, पूरे विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें तो वो महिलाओं से जुड़ी समस्या है। पीने के पानी, पीने का पानी, चंबल परियोजना तो आई, लेकिन वो चंबल परियोजना का ठीक तरह से काम इस कांग्रेस सरकार में 5 साल में नहीं हो पाया। अभी भी महिलाओं को इधर उधर भटकना पड़ता है, बहुत दूर दूर से सिर पे अपने पानी ढोकर उनको लाना पड़ता है या फिर टैंकरों की व्यवस्था उनको अपने घरों में करनी पड़ती है। उसकी वजह से हमारी महिलाओं को खासा परेशानी होती है। और दूसरी जो बड़ी समस्या है वो हमारे सिंचाई के पानी की है,
तो पूरा हमारा जो क्षेत्र है वो केवल बारिश के ऊपर ही भरोसे खेती करता है। सिंचाई के पानी के लिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, तो वो एक बड़ी आवश्यकता है यहाँ पर। अच्छा, तो ये बताइए कि जनता आप पर विश्वास करे, आपको वोट दे आगामी 25 तारीख को, और उसके बाद आपकी किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी, लेकिन उसके बाद जो समस्या आप बता रहे हैं उसका निराकरण अगर जिम्मेदारी आपको मिलती है तो किस तरह से करेंगे? पानी की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी? देखिए, निश्चित तौर पर आपको शायद जानकारी होगी कि हमारी केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत एक योजना चला रखी है, जिसमें हर घर नल से जल की व्यवस्था उस योजना के अंदर है। राजस्थान में क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, तो उस योजना को इन्होंने बिल्कुल अच्छे से लागू यहाँ पर राजस्थान में होने ही नहीं दिया। 5 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बनने जा रही है, और निश्चित तौर पर अगर मुझे मौका मिलेगा तो बड़ी तेज गति से मैं जल जीवन मिशन का काम कराऊंगा। चलिए जी, इस बार जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं आर या पार वाले नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप भी कह रहे हैं और दूसरे जो प्रत्याशी हम अलग अलग क्षेत्रों में घूमे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का दावा, लेकिन जो रिवाज है, एक बार कांग्रेस एक बार भारतीय जनता पार्टी, उस रिवाज को तोड़ने के दावे कांग्रेस पार्टी कर रही है, प्रत्याशी कर रहे हैं। लेकिन पर्टिकुलरली आपके क्षेत्र की बात की जाए, क्योंकि भरतपुर को वीर भूमि कहा जाता है, लेकिन क्या आपको लगता है कि बीते कुछ सालों से या फिर एक दशक की ही बात कर ले, भरतपुर और खासतौर पर डी कुम्हेर विधानसभा क्षेत्र उपेक्षा का शिकार किसी तरह से? देखिए, निश्चित तौर पर बहुत बड़ी उपेक्षा हमारे क्षेत्र की रही है। अगर आप भरतपुर जिले में दूसरे विधानसभाओं में जाके देखेंगी तो फिर भी आपको थोड़ा बहुत कुछ काम वहाँ पर दिखेगा कि सड़कें भी बनी हैं, कुछ छोटे मोटे काम हुए हैं, लेकिन हमारे विधानसभा क्षेत्र की इतनी उपेक्षा हुई है कि पूरे 5 साल किसी तरह का कोई काम हमारे विधानसभा के अंदर नहीं हुआ। क्या कारण मानते हैं आप उपेक्षा के पीछे? उपेक्षा का कारण यह है कि जो हमारे विधायक यहाँ रहे हैं, 10 साल से पहले तो वो विपक्ष के विधायक की भूमिका में थे, अब कैबिनेट मंत्री सरकार में रहे हैं। उनका राजनीति का मुद्दा विकास है ही नहीं, उनको ज़रूरत ही नहीं है विकास की, इसलिए विकास के बारे में उन्होंने कभी संज्ञान ही नहीं लिया, कभी सोचा ही नहीं कि विकास हमारे क्षेत्र पर पार्टी प्रत्याशी तो कहते हैं कि विकासवादी उनकी सोच है। आप शायद इस चीज को जानते भी होंगे कि जब प्रचार करते हैं या फिर दूसरी जगहों पर भी जाकर जब प्रचार करते हैं, तो एक तो राजनीतिक ध्रुवीकरण और एक विकासवाद, ये दो ऐसे मुद्दे हैं जो कि आपस में जब टकराते हैं तो फिर एक बड़ा विस्फोट होता है बयानबाजी का। उस बयानबाजी पर आपका क्या कहना? देखिए, ये तो मैं आपको बताऊं कि जो हमारी ब्रिज यूनिवर्सिटी है, इसका भी ये कह देते हैं कि मैंने बनवाई। एक माडेरा रूंद की 4 दीवारी है, जिसको मेरे पिताजी ने कांग्रेस की गवर्नमेंट में विधानसभा में सवाल उठाकर उसको पैसा मंजूर करवाया था, और करीब उस क्षेत्र के 40 से 50 लोगों को विधानसभा में बुलाकर उनके सामने सवाल उठाया था। तो ये पूरी जनता वाकिफ है इस चीज़ से कि किसने विकास कराया, किसने विकास नहीं कराया। मेरे पिताजी ने हमेशा विकास की राजनीति की, विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ा, और आज मैं भी विकास के मुद्दे को लेकर ही चुनाव लड़ रहा हूँ। अच्छा शैलेश जी, बताइए, क्योंकि चुनावी बातें चल रही है, लेकिन जिस तरह की पृष्ठभूमि आपकी रही और जितना प्रभाव, क्योंकि आपके पिताजी स्वर्गीय दिगंबर सिंह जी का आप पर पढ़ा, बचपन की कोई ऐसी बात आपको याद आती है जो उनके नज़रिए से आप देखते हैं, जो कभी समझाई होगी, या फिर जैसे जैसे युवावस्था में आपने प्रवेश किया, उन्हें काम करते हुए देखा, उन्हें पाया, दिगंबर सिंह जी को देखा कि जनता के बीच पहुंच रहे हैं, मुद्दों का चयन कर रहे हैं, उन्हें सुलझा रहे हैं, कोई ऐसी बात याद आती? कुछ उनकी विशेषताएं थी, वो मैं याद करता हूँ, तो मेरे को कई बार ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति को इतनी कैसे पहचान हो सकती है। मेरे पिताजी को मैं समझता हूँ कि मेरी विधानसभा के अंदर शायद करीब करीब जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके सबके परिवार के पूरे नाम पता थे उनको। कहीं पे भी कोई उन्हें मिल जाता था तो शक्ल से उसको नाम से नाम से पुकारते थे, और बहुत ज़्यादा पहचान उनकी बहुत ज़्यादा मजबूत थी। और साथ में उनकी जो ख़ास बात थी, अगर उनके पास कोई काम के लिए आया तो उसके काम को करने के बाद उसको वापस फ़ोन करके बताते थे कि भाई ये तेरा काम मैंने ऐसे करा दिया। और तो क्या यही एक कारण है जो आप पाते हैं, क्योंकि आप उनके पुत्र हैं और जनता कहीं ना कहीं उनका प्रतिबिंब आप में देख रही है, जो लोग बुजुर्ग हैं जो उनके साथ रहे, या फिर जो चाहते हैं कि उनकी झलक आप में एक तरीके से नजर आए, वो चाहते हैं कि उनकी खूबियां भी आप में दिखे, गुण भी दिखे, और इसीलिए आप एक एक घर पहुंच रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, बता रहे हैं अपनी चीज़ों को? देखिए, निश्चित तौर पर मैं पिताजी के साथ में मैंने काफ़ी कुछ उनके काम किया है, उनकी कार्यशैली मैंने देखी है, तो काफ़ी कुछ उनसे सीखने को मिला है, और उनके पद चिन्हों पर ही मेरे को चलना है आगे। उन्होंने एक मेडिकल ऑफिसर के रूप में कुम्हेर में लंबे समय काम किया, और उस समय जो पारिवारिक जुड़ाव लोगों के साथ में हुआ वो लगातार अभी तक बना हुआ है। और निश्चित तौर पर जैसे मेरे पिताजी काम करते थे वही चीज़ें मैं भी करने की मेरा प्रयास रहता है।
24 घंटे हमारे घर के दरवाजे किसी के लिए भी खुले रहते हैं। कोई भी चाहे कैसे भी चाहे बात हमसे कर सकता है, उसमें कहीं किसी को ये नहीं है कोई माध्यम की जरूरत संकोच करने की जरूरत नहीं है। कोई माध्यम की कहीं जरूरत शैलेश जी, देखिए टेलीविजन पर आप चीजें कह रहे हैं, नेशनल टेलीविजन है और आपकी एक एक बात जनता तक पहुंच रही है, समर्थन भी काफी नजर आ रहा है। सारी समस्या आपने रेखांकित की होगी, टीम के साथ टीम वर्क भी किया होगा। कौन सी ऐसी समस्याएं, पानी की समस्या तो आपने बताई, और कौन सी समस्याएं पाई क्षेत्र में जिनमें विकास की गुंजाइश? युवाओं की बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे क्षेत्र का जो युवा है उसको ना तो कोई यहाँ पर रोजगार का कोई संसाधन है हमारे क्षेत्र के अंदर। गेम्स में, स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छे हैं हमारे यहाँ का यूथ, लेकिन उनको संसाधन प्रॉपरली मिल नहीं पाते। ना तो यहाँ पर कोई स्टेडियम है, ना कोई ग्राउंड है। स्कूल्स भी हैं गाँवों के अंदर, उनके अंदर भी प्रॉपर व्यवस्थाएं स्पोर्ट्स की नहीं है। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि युवाओं के लिए स्पोर्ट्स पे और उनके कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की हम प्रयास करें। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कुल मिलाकर के कि संभावनाएं तो अपार है, लेकिन संभावनाओं के लिए एक स्टेप बाय स्टेप कार्य किया जाएगा। लेकिन शैलेश जी बताइए कि भारतीय जनता पार्टी कई मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव में है। एक तरफ पेपर लीक के मुद्दे को उठा रही है भारतीय जनता पार्टी, कह रही है कि राजस्थान में पेपर लीक बहुत हुआ और युवाओं का भविष्य है इस वजह से अंधकार में गया। महिला अत्याचार के मुद्दे को उठा रही है। लेकिन अगर क्षेत्र में इस बात को लेकर के सोचा जाए और इस पर मंथन किया जाए कि महिला अत्याचार पर किस तरह से काम किया जा सकता है, सिर्फ क्षेत्रवार नहीं बल्कि फिर उसको पूरे आगे तरीके से बढ़ाकर महिलाओं के विरुद्ध जो अत्याचार हो रहा है और खासतौर पर भरतपुर में हाल ही में जो घटनाएं सामने आई, क्या कहेंगे उसके बारे में? आमजन में इतना खौफ पुलिस का बन गया कि आमजन को लगता कोई ने किसी ने कोई सोशल मीडिया पे भी अगर कमेंट कर दिया किसी ने तो उसको 151 में उठाकर रात भर हमारे यहाँ की पुलिस बंद करने का काम इन्होंने किया है। भरतपुर क्योंकि उत्तर प्रदेश से भी लगा हुआ क्षेत्र है, उसका भी थोड़ा फर्क है कि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। बाबा ने जो बुलडोजर वहाँ पर चलाया उसकी वजह से अपराधी वहाँ से भाग के मेरे को लगता है कि हमारे भरतपुर में ही आ गए। यहाँ पर डबल मर्डर और ट्रिपल मर्डर इतने आम हो गए कि हर 1-2 महीने में डबल मर्डर और ट्रिपल मर्डर्स भरतपुर में हो रहे हैं। तो इस पर क्या किया जाएगा, क्योंकि ये चीजें जड़ से खत्म करने की जरूरत है। और अगर आप बता रहे हैं कि पड़ोसी देशों से भी, क्योंकि लगातार कोशिशें पाकिस्तान के जरिए होती रहती है और सांप्रदायिक मतभेद फैलाने की कोशिश सीमावर्ती इलाकों में तो होती ही होती है, लेकिन यूपी हो गया, दूसरे बॉर्डर वाले इलाके हो गए, यहाँ से जब हिमाकत की जाती है ऐसे असामाजिक तत्वों के द्वारा तो फिर जो पर्टिकुलर क्षेत्र है उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। वहाँ की महिलाओं को और ज्यादा संकोच में या तो रहना होता है या फिर और ज्यादा बच के रहना होता है। आप ऐसा क्या करने वाले हैं जिसके बाद में देखा जाएगा कि अगर जिम्मेदारी मिलती है तो महिलाएं स्वच्छंद होकर, स्वतंत्र होकर अपने काम के लिए भी निकल सकेंगी, पढ़ाई भी कर सकेंगी और दिनचर्या का कार्य कर सकेंगी? देखिए, सब चीज़ें जो ये सारे जितने भी क्राइम बढ़े हैं, चाहे वो महिला के खिलाफ हों, चाहे जनरल क्राइम की अपन बात करें, उन सब की जो रूट कॉज है वो है भ्रष्टाचार। तो सबसे पहला तो स्टेप यही है कि भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म किया जाए, जिससे कम से कम सारी व्यवस्थाएं माकूल रहें। अच्छा, प्राथमिकताओं का जिक्र एक तरीके से आपने कर लिया है, लेकिन बिंदुवार प्राथमिकताएं, सबसे पहले जिम्मेदारी मिलने के साथ सबसे पहली प्राथमिकता आपकी क्या? सबसे पहली प्राथमिकता मेरी माताओं बहनों के लिए रहेगी। मैं सबसे पहले पीने के पानी के लिए उनके काम करूंगा। उसके लिए कुछ योजना जल जीवन मिशन के तहत ही गांव-गांव में हर घर में नल से जल की व्यवस्था कराई जाएगी, पाइपलाइन। अच्छा शैलेश जी बताइए, जब आप संपर्क के लिए घूम रहे हैं, आप एक एक घर में जा रहे हैं, तो लोगों के जरिए बातचीत के बाद में सबसे पहले क्या एक ऐसी चीज पाते हैं जिसकी चाह सबसे ज्यादा लोगों में, या फिर बीते कुछ समय से वो चाह रहे हैं, हो नहीं पा रहा है पूरा, लेकिन आप क्योंकि पहुंच रहे हैं तो आपको बता रहे हैं? सबसे पहले तो लोग ये पिछले जो 10 साल का जो कार्यकाल है उससे इतने ज़्यादा दुखी हैं, तैयार बैठे हैं कि कब वोटिंग करने का हमारा नंबर आए और हम डी कुमेर के अंदर परिवर्तन करें। निश्चित तौर पर जिस तरह का आशीर्वाद लोगों का मिल रहा है, अपार जन सैलाब मेरे साथ में लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, उसका मेरे को बहुत बड़ी खुशी है और निश्चित तौर पर परिवर्तन तो डी कुमेर में तय है। देखिए, बिल्कुल लोकतंत्र का उत्सव है और लोकतंत्र के उत्सव में हर कोई बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहता है और उसकी एक झलक नजर भी आ रही है। शैलेश जी, आगे भी बातों का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर रुकने एक छोटे से विराम के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खास मुलाकात आप देख रहे हैं और खास मुलाकात में हमारे साथ आज बेहद खास शख्सियत मौजूद हैं, डॉक्टर शैलेश सिंह जी, जो कि डी कुम्हेर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं और लगातार क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं और जन समर्थन पा भी रहे हैं। शैलेश जी, फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और ब्रेक पर जाने से पहले सारी जो प्राथमिकताएं हैं, योजनाएं हैं, आपकी कार्यप्रणाली क्या रहेगी जीत के बाद, उसका जिक्र तो हमने किया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो आती है, ज्वलंत जो है, वो युवाओं के सामने रोजगार, महिला
महिलाओं के सामने सुरक्षा और खासतौर पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, महिलाओं के पुनरुत्थान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार जिस तरह से काम कर रही है, महिला सशक्तिकरण बिल अब लेकर आए हैं, उस पर आपका क्या विचार है? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी महिलाओं के लिए खास तौर पर बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं और उन्होंने अपनी माँ को भी वो परेशानियाँ झेलते हुए देखा है, उन्होंने उनकी पीड़ा को समझा है। इसीलिए पहले उज्ज्वला योजना उन्होंने चलाई, जिससे जो हमारी पहले महिलाएं चूल्हे पर अपने परिवार के लिए भोजन बनाती थी और उसमें जब वो फूकनी से फूंक मारती थी चूल्हे को जलाने के लिए, उससे बहुत सारा धुआं उनके फेफड़ों में जाता था, जिसकी वजह से उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और उनकी पीड़ा को समझते हुए मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के तहत घर घर में गैस चूल्हे और गैस सिलेंडर वितरण कराने का काम किया। उसके बाद शौचालय जो घर घर में बनवाए, जिनका इज्जत घर नाम दिया गया। निश्चित तौर पर इतने लार्ज स्केल पर शौचालय निर्माण भारत के अंदर हुआ, पूरे देश के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो ये शौचालय बनवाने का काम किया, उससे हमारी महिलाओं को इज्जत मिली है, उनको सम्मान मिला है। और उसी कड़ी में अब जो महिलाओं के लिए उन्होंने बिल लेकर आए हैं, 50% आरक्षण जो महिलाओं को दिया है, मैं समझता हूँ उससे राजनीतिक क्षेत्र में और हर क्षेत्र में महिलाओं को मजबूत होने का मौका मिलेगा और बहुत समझता हूँ मैं कि महिलाओं के लिए सशक्तिकरण बहुत तेजी से हो पाएगा। तो कुल मिलाकर के महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो भी कार्य है उस दिशा में सरकार और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन काम कर रहा है। लेकिन शैलेश जी, हर चुनावों में, चाहे चुनाव छोटे हो या फिर चुनाव बड़े हो, जातीय समीकरण बहुत ज्यादा फैक्टर काम करता है। हालांकि कोई इसे दबे शब्दों में स्वीकार करता है, कोई खुली जुबान से कहता है, लेकिन जातीय समीकरण तो होते हैं। आपके विधानसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण सभी को पता है, जिस वर्ग के बाहुल्य है या फिर जो सबसे ज्यादा कोर वोटर है। खासतौर पर कभी कभी चुनावों में ये भी नजर आता है, करिश्मा होता है और जो जातीय समीकरण है वो बेअसर हो जाते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि की राजनीतिक कद और उनका ओहदा इतना बड़ा हो जाता है। खासतौर पर जब दिगंबर सिंह जी का हम जिक्र करते हैं, सभी वर्गों को साथ लेकर चले और सभी का समर्थन मिला। क्या ये परिपाटी फिर से रिपीट होती हुई नजर आ रही है? देखिए, निश्चित तौर पर हमारी जो विधानसभा है उसमें ज़्यादा कोई कास्ट इक्वेशन का इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो कांग्रेस से जो विधायक हैं और मंत्री भी रहे हैं वो भी उसी कास्ट के हैं जिस कास्ट के हम हैं, तो उसका कोई ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हमारी विधानसभा के अंदर सभी लोग, बड़े सभी जाति के लोग बहुत आपस में बहुत ही मेल जोल के साथ में रहते हैं। अच्छा शैलेश जी, बताइए कि जब हम विकास की बात करते हैं तो विकास के लिए इंडस्ट्रियलिज्म को या फिर युवाओं के लिए रोजगार को, खासतौर पर इंडस्ट्रीज का विकास हो पाए, लेकिन छोटे क्षेत्रों में बहुत बड़े स्केल पर ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। लेकिन क्षेत्र वाइज आपने सोचा होगा, क्योंकि आप बात करते हैं इंडस्ट्रीज डेवलप की जाए, युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जाए, क्या विजन इसके लिए? सरसों हमारे यहाँ पर काफ़ी उगाई जाती है और अच्छी मस्टर्ड की जो हमारी सीड है उसका मतलब अच्छा ऑयल कंटेंट हमारी मस्टर्ड के अंदर आता है और तेल मिलों का अच्छा व्यापार भरतपुर के अंदर है। तो भरतपुर शहर में काफ़ी तेल मिलें इंडस्ट्रियल एरिया में बनी हुई हैं, तो हम प्रयास करके उनको यहाँ पर भी अपने तेल मिलों की शुरुआत कर सकते हैं और भी कई इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जिनको हम यहाँ पर ला सकते हैं। अच्छा शैलेश जी, एक संकल्प की बात तो आप कह रहे हैं और करते हैं, स्वीकारते हैं जिस संकल्प को आप लेकर चल रहे हैं, अपने स्वर्गीय पिता के संकल्प को, विकास के संकल्प को, दिगंबर सिंह के संकल्प को। लेकिन एक संकल्प पत्र हाल ही में पार्टी के द्वारा जारी किया गया, 75 पंक्तियों का वो संकल्प पत्र, जिसे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने जारी किया और मैनिफेस्टो लोगों के सुझावों के जरिए तैयार किया गया। जिन जिन चीजों का उसमें जिक्र किया गया है, उल्लेख किया गया है, उन्हें क्या पाते हैं कि विकास के लिए या फिर जीत के लिए वो मैनिफेस्टो आपके नजरिए में क्या? देखिए, जो पार्टी ने जो मैनिफेस्टो तैयार किया है निश्चित तौर पर बड़ा ही विस्तृत है और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसकी कथनी और करनी में फ़र्क नहीं है। कांग्रेस सरकार का आपको ध्यान होगा, पिछली बार जो इनका घोषणा पत्र था उन्होंने किसान के कर्ज माफ़ी की बात उसमें की थी, युवाओं के, हमारे जो शिक्षित बेरोजगार युवा हैं उनके बेरोजगारी भत्ते की इन्होंने बात की थी और साथ साथ उन्होंने घोषणा पत्र में ये भी कहा था कि हम पूरे 5 साल बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं करेंगे। ना तो किसी किसान का राजस्थान में कर्जा माफ़ हुआ, संपूर्ण कर्जा माफ़ नहीं हुआ, ना हमारे शिक्षित बेरोजगार युवाओं को बेरोजगारी भत्ता मिला और ना ही ऐसा हुआ कि बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का आपको ध्यान में होगा, भारतीय जनता पार्टी ये घोषणा पत्र में हमेशा राम मंदिर का जिक्र ज़रूर हुआ करता था और जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मौका मिला देश के प्रधानमंत्री बनकर देश की कमान उनके हाथ में आई, तो आज बड़ी
गर्व के साथ हम इस बात को कहते हैं कि 22 जनवरी को रामलला हमारे अयोध्या में स्थापित होने जा रहे हैं। हमारी पार्टी के एजेंडे में था कि धारा 370 हम कश्मीर से हटाएंगे। तो हमारे होम मिनिस्टर साहब ने, अमित शाह जी ने बड़ी मेहनत के साथ और बड़े कड़े मन के साथ में उस फैसले को लिया और आज आप देख सकते हैं कश्मीर में किस तरह से शांति है और डेवलपमेंट की हवा कश्मीर के अंदर चलने लगी है। शैलेश जी, एक चीज बताइए, क्योंकि इस बार चुनाव आयोग ने कई नवाचार भी किए हैं। घर बैठकर वोटिंग, जो वृद्ध हैं जो फिर पहुंच नहीं पाते, या फिर आप कई नए वोटर्स इस बार जुड़े हैं। सभी नए वोटर्स चाहते हैं कि 25 नवंबर को ज्यादा से ज्यादा भागीदारी वो निभाएं। ऐसे नए वोटर्स के लिए या फिर चुनाव आयोग के नवाचारों के लिए क्या आपकी कोशिश या फिर आपकी ओर से जब इस चीज पर बातें भी की जाती होगी, जनता से बातचीत में क्या पाते हैं कि कैसे ये नवाचार इस बार? देखिए, चुनाव आयोग की जो ये पहल है कि 80+ के वोटर्स को उनके घर जाकर वोटिंग करने का अवसर दे रहे हैं और जो हमारे विकलांग भाई बहन हैं उनको भी घर पे जाकर वोटिंग करने का अवसर मिल रहा है। निश्चित तौर पर इससे वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा। और आज मैं कई जगह पर गया हूँ, कल भी मेरे को कुछ लोग मिले थे जिनकी वोटिंग हो चुकी है, तो बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ कि इसका फ़र्क पड़ेगा। हमने भी प्रयास किया है कि इस तरह के जो वोटर्स हैं उनकी, हालांकि चुनाव आयोग सबके डलवा ही रहा है, लेकिन इसमें एक प्रक्रिया थी कि पहले एक फॉर्म भरा जाना था, जो वो फॉर्म भरेगा उसी के वोट उसमें ऐड होंगे। तो हमने प्रयास करके जो हमारी नज़र में जितने भी इस तरह के वोटर्स थे उनके हमने फॉर्म भरवा कर चुनाव आयोग को। अच्छा शैलेश जी, एक चीज बताइए, क्योंकि जितने भी ग्रामीण बाहुल्य इलाके होते हैं वहाँ पर कृषि एक बड़ा रोजगार का जरिया होती है। लोग खेती करके बहुत ज़्यादा अपनी जीविका को चलाते हैं, करते हैं। लेकिन यहाँ आपके इलाके में पर्टिकुलर बात अगर कृषि की जाए तो फिर जो सरकार की बातें थी, राज्य सरकार की बातें, उससे खोखला पाते हैं। आप कहते हैं कि वो खोखली बातें थी, खोखले वादे थी, लेकिन आपके मैनिफेस्टो में कई चीज़ें ऐसी है जो किसानों के लिए खेती के नज़रिए से काफ़ी इम्पॉर्टेंट नज़र आती है। किसानों के लिए ऐसे समय पर भी जब बारिश ना हो और ऐसे समय पर भी जब सिंचाई के पानी की जरूरत हो, क्या पाते हैं और किस तरह से डेवलपमेंट आपके क्षेत्र में किया जाएगा उस मैनिफेस्टो के जरिए जीतते हैं अगर तो? देखिए, हमारे विधानसभा क्षेत्र की हम बात करें तो हमारे विधानसभा क्षेत्र पूरी तरह से कृषि पर आधारित क्षेत्र है और उसमें भी विडंबना सबसे बड़ी है कि कृषि पर आधारित होने के बाद भी हमारे विधानसभा क्षेत्र के पास सिंचाई के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। केवल बारिश पर हमारे यहाँ का किसान निर्भर है। अभी इस बार भी मैं आपको बताना चाहूँगा, इस बार भी लोगों ने 2-2, 3-3 बार सरसों की बुवाई की है, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल पाई और लास्ट में जब थोड़ी सी जो बारिश हुई है उससे थोड़ी उम्मीद है कि कुछ फसल हमारे क्षेत्र में मिल जाएगी। जो पार्टी ने जो मैनिफेस्टो बनाया है, निश्चित तौर पर किसानों का उससे बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा किसानों को। और हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंदर तो बहुत बड़ा काम करने की, सिंचाई के पानी के लिए बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है और सारा रोड मैप उसका पहले से तैयार है। सारे सर्वे मेरे पिताजी के टाइम में उसके हो चुके। अच्छा, विकास के रोड मैप का जब हम जिक्र करते हैं शैलेश जी, तो एक चीज सभी के सामने आती है, क्योंकि तो राजस्थान के चुनाव है, विधानसभा चुनाव 5 राज्यों में हो रहे हैं और उसके बाद में अगला सबसे बड़ा एग्जाम जो है वो लोकसभा चुनाव 2024 का है। तो क्या ये मानते हैं कि राजस्थान चुनाव जीतने के बाद जो राह है लोकसभा चुनाव 2024 की और एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री देश के बने, वो राह और प्रशस्त होती नजर आ रही है? देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा कि राजस्थान का लोकसभा जो चुनाव होगा उसमें फिर से हैट्रिक लगेगी और 25 की 25 सीटें राजस्थान की फिर से भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएंगी। जब लोकसभा चुनाव होता है तो देश का मुद्दा सबसे ज़्यादा हावी रहता है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो विश्व के सबसे बड़े नेता हैं, उनकी जो फैन फॉलोइंग है और उनके जो द्वारा किए गए काम हैं, उन कामों को लेकर जनता अपने आप ही, उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोग खुद ही मोदी 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 करते हुए वोट डालने निकल जाते हैं। अच्छा शैलेश जी, एक लास्ट सवाल, अंतिम सवाल आज की इस खास मुलाकात की बातचीत में, अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं आप? देखिए, मैं आपको पहले भी मैंने कहा है कि डी कुमेर के अंदर परिवर्तन होगा और परिवर्तन ही नहीं, बहुत अच्छे मार्जिन से डी कुमेर विधानसभा में हम जीत दर्ज करेंगे, ये मेरे को पूर्ण विश्वास है। और पूरे 5 साल मैंने यहीं पे रहा हूँ, यहीं पे लोगों के बीच में मैंने काम किया है, तो निश्चित तौर पर बड़े अंतर के साथ। अच्छा, ये स्वीकार करते हैं कि जमीन से जुड़े हैं और जमीन से जुड़े रहेंगे अगर जीते हैं तो भी? देखिए, मेरा तो पूरा जीवन ही जमीन से, मेरे जो पिताजी का जीवन पूरा जमीन से जुड़े हुए निकल गया
और मेरा भी जीवन उन्हीं के लिए समर्पित है और पूरी डी कुमेर विधानसभा के लिए ही हमेशा समर्पित रहूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शैलेश दिगंबर सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेबाकी से अपनी बातें पहुंचाने के लिए। यकीन मानिए कि जो बातें आपने कही है जनता ने सुनी होंगी, उस पर विश्वास भी करेंगे और वो आपको याद भी रखनी होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में डॉक्टर शैलेश सिंह जी, जो कि डी कुम्हेर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। जीत का दावा कर रहे हैं, जीत को लेकर आश्वस्त भी नजर आ रहे हैं, लेकिन आने वाली 3 दिसंबर को क्या फैसला आता है, इसका इंतजार सभी को। चलिए, खास मुलाकात के आज के एपिसोड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।